हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी आपने कोडिंग स्टार्ट करी होगी, आपको मेमोरी के बारे में बताया होगा कि इंटीजर 4 बाइट्स मेमोरी लेता है। अगर आप एरे बनाओगे तो वो उसके साइज़ जितनी मेमोरी लेगा। तो ये सब मेमोरी की बात अब हम इस वीडियो में करेंगे कि एक्चुअली वो सब स्टोर कैसे होता है और कहाँ होता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक और क्रिस्प वीडियो बनाऊँगा। 5 नंबर का सवाल आता है जनरली एग्जाम में, तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिख दोगे तो पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। बाकी चैनल से पता नहीं बहुत एक्सटेंड करके पढ़ाया हुआ है, तो बहुत बेसिक सा बताऊंगा जो क्लियर आपको समझ आएगा। जैसे कि हम एक फंक्शन लिखते हैं इंट मेन और इसके अंदर हमने अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। इंट एक्स इक्वल टू 5, एक एरे डिक्लेयर कर दिया 5 साइज का। तो ये सब क्या है? ये मेमोरी खाते हैं, ये सब मेमोरी खाते हैं। अब मैंने एक फंक्शन कॉल कर लिया, सपोज ऊपर वाला फैक्टोरियल, एक फंक्शन फैक्टोरियल कॉल कर लिया विद 6 पैरामीटर, मैंने 6 पास किया। ठीक है, ये मैंने फंक्शंस कॉल कर दिए। अब होता क्या है कि ये सब जो वेरिएबल है, डेटा टाइप है, फंक्शंस है, ये सब मेमोरी खाते हैं। कभी आपने रियलाइज़ किया है कि जब आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो तो स्टैक स्पेस ओवरलोड हो गया, स्टैक हमारा फुल हो गया। क्यों होता है? क्योंकि हम सपोज अगर आप ये रिटर्न स्टेटमेंट हटा दो, रिटर्न 1, और बार बार फैक्ट n-1 से करते रहो रिटर्न, तो ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, इनफाइनाइटली रन होगा, तो स्टैक स्पेस हमारी भर जाएगी। तो कभी कभी उसमें एरर आ जाता है, कंपाइलेशन टाइम में एक एरर आता है कि स्टैक स्पेस हमारी फुल हो गई है। तो ये सब क्या है? क्योंकि हम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं रजिस्टर्स में, तो ये सब होता है क्या, हमारी मेमोरी फुल हो गई। अब हम देखेंगे कि किस टाइप के डेटाज होते हैं और कैसे हम उनको स्टोर करते हैं। अब आपने देखा होगा एक स्टैटिक डेटा टाइप भी होता है, स्टैटिक इंट एक्स इक्वल टू 5, सपोज मैंने ऐसे डिक्लेयर कर दिया। तो ये क्या एक स्टैटिक डेटा टाइप है, ये अब रहेगा, मतलब ये स्टैटिकली डिक्लेयर हो गया। ये कहाँ एलोकेट होता है? ये आपका एक स्टैटिक जो रिकॉर्ड है हमारा, वहाँ पर स्टोर होता है। ये ग्लोबल वेरिएबल्स है, मैंने डिक्लेयर कर दिया इंट ए इज इक्वल टू 10, ये ग्लोबल वेरिएबल है। आगे जितना कोड रन होगा सब में ए की वैल्यू 10 रहेगी, ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये भी कहाँ स्टोर होगा? स्टैटिक डेटा में। तो स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले हम कोड को कुछ मेमोरी एलोकेट करते हैं, जो हमारा कोड है, फाइनल जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी उसको भी तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक जगह छोड़ते हैं। फिर स्टैटिक डेटा के लिए हम जगह छोड़ते हैं। उसके बाद स्टैक स्पेस रहता है और हीप स्पेस रहता है। स्टैक स्पेस, हीप स्पेस आपको बताइए। स्टैक स्पेस मैंने बताया कि जो भी लोकल डेटा है, जितना भी लोकल डेटा है वो सब स्टैक में स्टोर होता है। जितने भी फंक्शन कॉल्स है वो रन होते टाइम स्टैक का यूज़ करती है, तभी कभी कभी आपको स्टैक ओवरलोड हो जाता है। हीप में क्या होता है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मतलब जैसे कैलॉक, मैलॉक, ये सब एलोकेशन हम कर रहे हैं, या फिर लिंक लिस्ट है। आप लिंक लिस्ट में देखो होता क्या है, हम पॉइंटर्स बनाते हैं। पॉइंटर्स जहाँ भी आएंगे, जहाँ पे भी पॉइंटर्स आएंगे, वो सब क्या है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सब कहाँ पे स्टोर होता है? हीप में। या हम क्लास का कोई किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो न्यू वर्ड का यूज़ करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो कहाँ स्टोर होता है? हीप में स्टोर होता है। तो हीप और स्टैक ये सब हम एलोकेट करते हैं यूजिंग आर वेरिएबल, जो भी हमारे वेरिएबल है वो एलोकेट हो जाते हैं। तो एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन का, कोड, स्टैटिक डेटा, स्टैक एंड हीप। तो स्टैक बढ़ता जाता है, ये फ्री मेमोरी है, ये फ्री मेमोरी जो स्टैक और हीप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो जब फंक्शनल कॉल में स्टैक बढ़ता जाएगा, यानी पूरी मेमोरी यूज़ हो जाएगी, तो वो एरर रेस कर देगा, यानी आपके कोड में कहीं ना कहीं एरर है, हमारा स्टैक पूरा भर गया। ठीक है, अब एक वर्ड लिखा है मैंने, एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ये क्या होता है? स्टैक बेसिकली एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे काम करता है। स्टैक एक्टिवेशन रिकॉर्ड, एक्टिवेशन रिकॉर्ड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, रिटर्न वैल्यू, एक्चुअल पैरामीटर, कंट्रोल लिंक वगैरह वगैरह। तो जब भी एक फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन की जितनी भी एसोसिएटेड चीज़ें हैं फंक्शन से रिलेटेड, वो सब हम एक स्टैक में स्टोर करते हैं, एक डेटा टाइप में स्टोर करते हैं, जिसको एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहते हैं। इसको हम कंट्रोल स्टैक भी कहते हैं, कंट्रोल स्टैक, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है हमारे फंक्शन को। जैसे कि रिटर्न वैल्यू क्या बता रही है कि हमारा फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, उसको वो यहाँ पे स्टोर करेगा। सेकेंडली एक्चुअल पैरामीटर क्या है कि पैरामीटर क्या है हमारे फंक्शन के, जैसे इस केस में n है पैरामीटर, तो इस पैरामीटर को वो स्टोर करेगा, एक्चुअल पैरामीटर। नेक्स्ट क्या? कंट्रोल लिंक बताता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ द कॉलर फंक्शन, जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया। जैसे मेन फंक्शन ने कॉल किया, मेन फंक्शन के अंदर ही फैक्टोरियल कॉल हो रहा है, तो इसका भी तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा, इसका भी तो स्टैक क्रिएट होगा। इसका स्टैक कैसे क्रिएट होगा? पहले x की वैल्यू 5 असाइन हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ? एरे हमने डिक्लेयर किया, फिर एरे के साथ कुछ ऑपरेशन करे होंगे, फिर फाइनली फैक्टोरियल फंक्शन हमने कॉल किया। अब इस फैक्टोरियल का अलग एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, जो पूरा
कवर होगा। फिर जब फैक्टोरियल हमारा रिटर्न करके कुछ वैल्यू देगा, उस वैल्यू को हम यहाँ स्टोर करेंगे और फिर धीरे धीरे पॉप करते जाएंगे जब हमारा सारा काम हो गया। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड के बेसिकली एक स्टैक है जो हर चीज़ रिकॉर्ड करता है, स्टोर करता है। तो कंट्रोल लिंक क्या है? एक्टिवेशन रिकॉर्ड एड्रेस ऑफ द कॉलर फंक्शन जिसने उसको कॉल किया। एक्सेस लिंक नॉन लोकल डेटा ऑफ अदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड, जैसे कि ये दोनों डेटा है, ये किसके मेन के। तो अगर मैं फैक्ट वाले फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाऊंगा तो उसमें कहीं ना कहीं ये एज अ डेटा टाइप एक पूरा रिकॉर्ड स्टोर रहेगा कि ये दूसरे एक्टिवेशन रिकॉर्ड का डेटा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेव्ड मशीन स्टेटस। जब मैंने ये फंक्शन कॉल किया तो इससे पहले मशीन का क्या स्टेटस था वो मैं स्टोर करके रखूंगा। पता चले जैसे इसने एरर दे दिया इस पर्टिकुलर कॉल ने, तो ऐसा ना हो इसके कॉल के चक्कर में पुराना एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए। तो जो पहले स्टेटस एक्टिवेशन रिकॉर्ड का उसको मैं स्टोर करके रखूंगा। नेक्स्ट है लोकल डेटा। अब इस एक्टिवेशन का कुछ लोकल डेटा हो सकता था, जैसे यहाँ पे मैं कह सकता था int x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो ये लोकल डेटा है फॉर दैट एक्टिवेशन रिकॉर्ड, फॉर दैट फंक्शन। तो उसको मैं कहाँ स्टोर करूँगा? लोकल डेटा में। फिर एक टेम्पररीज है, रजिस्टर्स जो यूज़ होते हैं। अब कोई इवैल्यूएशन है जैसे 5 + y × 6, इस टाइप का इवैल्यूएशन है, तो इसके लिए मुझे 3 एड्रेस कोड टेम्पररी रजिस्टर बनाने पड़ेंगे। तो उसको मैं कहाँ स्टोर करूँगा? टेम्पररीज वाले में। तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है। ये भी आप एग्जाम में बना के आ जाओगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक स्टैक देखते हैं कि कैसे स्टैक ऑपरेट करता है। जैसे मैंने फैक्टोरियल 6 कॉल किया तो होगा क्या? फैक्टोरियल 6 जब मैंने कॉल किया तो फैक्टोरियल 6 कॉल होते ही यहाँ पे स्टैक बन जाएगा फैक्ट 6 में जब मैं आया तो मैंने देखा रिटर्न 1 नहीं हुआ, रिटर्न n यानी 6 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 5, यानी कि अब मैंने एक और फंक्शन कॉल कर दिया फैक्टोरियल 5 का। अब जब फैक्टोरियल 5 में मैं पहुंचा तो मैंने एक और फंक्शन कॉल कर दिया होगा 5 × फैक्ट 4। ये तो सिंपल फैक्टोरियल फंक्शन आपने किया ही होगा। फिर उसके बाद अगेन कॉल हो गया होगा फैक्ट 3, फिर अगेन कॉल हो गया होगा फैक्ट 2, फिर कॉल हुआ होगा फैक्ट 1। जब फैक्ट 1 कॉल हुआ तो उसने रिटर्न कर दिया 1। तो अब इसकी वैल्यू हम 1 कर देंगे और इसको पॉप कर देंगे, इसकी वैल्यू हो गई 2। फाइनल आंसर यहाँ 2 बना, इसको पॉप कर देंगे, फिर हम लिख देंगे 6, फिर 6 बना तो इसको पॉप करके 24 पॉप करके 120 पॉप करके 720 और फाइनली हम कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 720। तो स्टैक कैसे काम करता है आपको पता ही है, पुश एंड पॉप। तो फंक्शनल कॉल्स वो करता रहेगा। अभी अगर इनफाइनाइट फंक्शन होता है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती, तो ये रिटर्न करता जाता, स्टैक स्पेस बढ़ती चली जाती और एक लिमिट के बाद वो कहता कि स्टैक स्पेस हमारी फुल हो गई, अब हमारे पास जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं कंपाइलेशन एरर। तो बस इतनी कहानी थी स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन की। इतना आप एक्सप्लेन कर दोगे पेपर में तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं, अंडरस्टूड लिखिएगा। थैंक यू।